1940 की दहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज हुकूमत ने ये उन्हें अहम ओहदा इसलिए अता किया कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक होकर अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब सतारी अपनी याददाश्तें लिखते हुए इंकिशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। उनके एक पक्के अंग्रेज दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया होगा। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज कलेक्टर ने फिर नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेनी जरूरी थी। 2 रोज बाद कलेक्टर इजाजतनामा साथ ले और कहा, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर में सरकारी मोटर वहां ले जाने की इजाजत नहीं। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाएं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं-जूं चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों जानिब ना कोई ट्रैफिक थी, ना कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देख रहे थे। मोड़ चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आया। फिर दूर सामने एक निहायत वसी और अरीज इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां और दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना मुमकिन न था। इमारत के चारों तरफ जबरदस्त फौजी पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाजतनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें सवार हो जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज कलेक्टर पहरेदारों की मोटर में बैठ गए। अब फिर इस पतली सड़क पर सफर शुरू हुआ। वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दीवारों की, दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज ने कहा, बस मंजिल आने वाली है। आखिर दूर एक और सुर्ख पत्थर की बड़ी इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोक दी और कहा, यहाँ से आगे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा, याद रखें आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। इमारत के शुरू में वसी दालान था। उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 नौजवान और निकले। पहले ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज ने फौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल इसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदरसों में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी और कभी अंग्रेजी में उस्ताद से सवाल भी करते। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, कहीं किरात सिखाई जा रही है, कहीं तफसीर का दर्स हो रहा है, किसी जगह बुखारी शरीफ का दर्स दिया जा रहा है और कहीं मुस्लिम शरीफ का। एक कमरे में मुसलमानों और मसीहों के दरमियान मुनाजरा हो रहा था। एक और कमरे में फ़क़ही मसाइल पर बात हो रही थी। सबसे बड़े कमरे में कुरान का तर्जुमा मुख्तलिफ जुबानों में सिखाया जा रहा था। उन्होंने नोट किया कि हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर है, मसलन गुस्ल का तरीका, वुजू, रोजे, नमाज और सजदे साहब के मसाइल, विरासत और रज़ात के झगड़े, लिबास और दाढ़ी की वज़ाक़ता, गा गा कर आयात पढ़ना, गुस्ल खाने के आदाब, घर से बाहर जाना, लौंडी और गुलामों के मसाइल, हज के मनासिक, बकरा दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, दुम्बा हलाल है या हराम, हज और कज़ा नमाजों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज का कैसे, मेज पर बैठकर खाना, पतलून पहनना जायज है या नाजायज, औरत की पाकी और नापाकी के झगड़े, हुजूर की मेराज रूहानी थी या जिस्मानी, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, तरावी 8 है या 20, नमाज के दौरान वुजू किया जाए तो आदमी क्या करे, वुजू टूट जाए तो आदमी क्या करे, सूद मुफरद जायज है या नाजायज वगैरह। एक उस्ताद ने सवाल किया, पहले अरबी फिर अंग्रेजी में, नहायत चुस्त उर्दू में। जमात अब ये बताए कि नजर बद, तावीज गंडा आसेब का साया बरहक है या नहीं। 35-40 की जमात बैक वक्त बैक आवाज पहले अंग्रेजी में बोली ट्रू ट्रू, फिर अरबी में यही जवाब और फिर उर्दू में। एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा, अल उस्ताद, नीयत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज बदल कैसे हो सकता है। यानी अगर हज के लिए नीयत जरूरी है या किसी भी काम के लिए नीयत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज बदल कैसे हो सकता है। कुरान तो कहता है हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है। उस्ताद बोले, कुरान की बात मत करो, रिवायात, विर्द और इस्तिखारे में मुसलमानों का ईमान पक्का करो, सितारों, हाथ की लकीरों, मुकद्दर और नसीब में उन्हें उलझाओ। ये सब देखकर वो वापस हुए तो नवाब सतारी ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है। अंग्रेज ने कहा, अरे भाई, इन सब में कोई मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई हैं,
तालीम मुकम्मल होने पर इन्हें मुसलमान मुल्कों खुसूसन मशरक़ वसता, तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर ये किसी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाजियों से कहते हैं कि वो यूरोपीय मुसलमान हैं। उन्होंने मिस्र की जामे और अजहर में तालीम पाई है और मुकम्मल आलिम हैं। यूरोप में इतने इस्लामी इदारे मौजूद नहीं कि वो तालीम दे सकें। वो सिर 10 तनख्वाह नहीं चाहते, सिर्फ खाना, सिर छुपाने की जगह दरकार है। फिर वो मुअज्जिन पेश इमाम बच्चों के लिए कुरान पढ़ाने के तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। तालीमी इदारा हो तो उसमें उस्ताद मुकर्रर हो जाते हैं, जुमे के खुतबे तक देते हैं। नवाब साहब के अंग्रेज मेहमान ने उन्हें ये बताकर हैरान कर दिया कि अजीम मदरसे के बुनियादी आदाफ ये हैं। मुसलमानों को रिवायात, जिक्र के वजीफों और नजरी मसाइल में उलझाकर कुरान से दूर रखा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा जिस तरह भी हो सके घटाया जाए। कभी ये कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्लाह रिजल मशहूर यानी जादू ज़दा थे। उस अंग्रेज ने ये इंकशाफ भी किया कि 1920 में रंगीला रसूल नामी किताब राजपाल से इसी इदारे ने लिखवाई थी। इस तरह कई बरस पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी बनाकर खड़ा करने वाला यही इदारा था। इनकी किताबों की बुनियाद लंदन की इस इमारत से तैयार होकर जाती थी। खबर है कि सुलेमान रुश्दी की किताब लिखवाने में भी इसी इदारे का हाथ है। खुदाया ऐसा न हो कि मगरब रहन में ही मेरा समाज रख ले। है फितना परवर निजाम आलम तो अपने मुस्लिम की लाज रख ले। अब जंगल की हवेली के एक मकीन से मुलाकात कीजिए। ये वाकया मेरे दोस्त हुसैन अमीर फरहाद के साथ कुवैत में पेश आया। वाकया उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये 1979 का वाकया है। इन दिनों में कुवैत की कंपनी में मंदूबे ताल्लुकात आमा यानी अफसर ताल्लुकात आमा मौजूद था, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने श्रीलंका से घर के कामकाज के लिए खादमा मंगाई। दूसरे दिन मुझसे कहा, इस खादमा को वापस भेज दो, वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अरबी जानती है ना ही अंग्रेजी। मैं इसके दस्तावेजात लेकर मुतलका जगह पहुंचा तो पता चला कि फिलहाल श्रीलंकन सफारत मौजूद नहीं, अलबत्ता बरतानवी श्रीलंकन बाशिंदों के मामलात देखते हैं। ब्रिटिश कौंसिल में इस्तकबालिया क्लर्क ने मेरा कार्ड देखा तो मिस्टर विल्सन से मिलाया। वो बड़े इत्तेफाक से मिले और बिठाया। जब उसने अंदाजा लगाया कि मैं भारतीय पाकिस्तानी हूँ तो उर्दू में कहा, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने श्रीलंकन खादमा के मुतालिक बताया तो उसने कहा, कोई मसला नहीं, इसे हम रख लेंगे, आपका जो खर्च आया वो हम अदा करेंगे। ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा, पाकिस्तान। वो बोला, वो तो बहुत बड़ा मुल्क है। मैंने कहा, पेशावर का रहने वाला हूँ। पश्तो में पूछा, कौन सी जगह। मैंने बताया, नौशहरा। जब मैंने गांव का नाम बताया तो उसकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई। फिर वो मुख्तलिफ लोगों को पूछने लगा। मैंने बताया कि कौन मर गया है और कौन जिंदा है। मैंने सोचा हो सकता है नौशहरा छावनी में मुलाजमत करता रहा हो, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। उसने कहा, कुछ और कहानी सुनाई। फिर उसने काफी मंगाई। फिर इंटरकॉम पर क्लर्क से कहा कि इसके पास किसी को मत भेजना। वो इतना खुश था कि मैं बयान नहीं कर सकता था। उसकी खुशी दीदनी थी। कॉफी के दौरान उसने बताया, मैं आपके गांव मोहल्ला ईसा खेल में 4 साल तक पेश इमाम रहा हूं। मैंने पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? वो बोला, मैंने 4 साल तक आपके गांव का नमक खाया है। आपके गांव वालों ने मुझे बड़ी इज्जत दी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईसाई हूं, यानी अहले किताब। उसके बाद मेरा उसके यहाँ आना जाना रहा। वो मुझे अपना हम वतन समझता रहा और तकरीबन मेरा हम उम्र था। ताज्जुब की बात यह है कि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद रहा था। एक दिन मैंने पूछा, आप पठानों का खाना कैसा खाते रहे, यानी आपको जायका अजीब नहीं लगता था, कैसे खाते थे आप? वो कहने लगा, आप लोगों का खाना इतना मजेदार होता है कि मैं यहाँ आज भी घर जाते हुए ईरानी तंदूर से रोटी लेकर मोटर में रोटी खाता हूँ। जब मैं कुवैत से पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने इससे वही सवाल पूछा जिसे वो हमेशा टालता रहता था। मैंने दरियाफ्त किया, अब तो बता दो कि तुम ईसाई होकर पठानों के गांव में रूखी सूखी क्यों खाते थे और पेश इमाम की खिदमत अंजाम देते रहे, आखिर क्यों? वो काफी देर तक सर झुकाए सोचता रहा। फिर सर उठाकर मेरी आंखों में झांका और कहा, हमें अपने मुल्क की मफादात की खातिर बात औकात बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे यहाँ लंदन के मज़ाफ़ात में एक मरकज है जहाँ शक्ल शुबहात देकर अंग्रेजों को बैरूनी मज़ाहिब और जुबानों की तालीम दी जाती है। वहाँ से फारुग तहसील होकर फिर हमें मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाता है। गाँव आकर मैंने मोहल्ला ईसा खेल के बुजुर्गों को ये वाक़या सुनाया तो एक बूढ़े तालिब गुल ने कहा, मुझे शक पड़ा था मगर सब कह रहे थे कि ये चित्राली है। वहाँ अक्सर चित्राली मौलवी पेश इमाम हैं, वो भी गोरे हैं, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। फिर तालिब गुल ने कहा, चलो भाई अब 4 साल की नमाजें लौटाएं जो हमने अंग्रेज के पीछे पढ़ी, खाना खराब हो उसका। जब मैंने जंगल की हवेली के मुतालिक पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर बैलन जरूर जंगल की हवेली का परवरदा था। ये मजमून 90 की दहाई में उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुआ था। यहूद व हनूद की साजिशें बदस्तूर जारी हैं।
یہ مضمون اس نیت سے ضروری ترمیم اور اضافے کے ساتھ دوبارہ بھی شائع کیا گیا تاکہ سادہ لوگ مسلمان باخبر رہیں کہ دشمن انہیں کمزور کرنے کے لیے